अप्रैल 1986 271 एकड़ में फैली दिल्ली की तिहाड़ जेल के जेल नंबर 3 में कैदियों को एक बेहोश पड़ी बिल्ली दिखाई दी, जिसकी सांसें धीमी चल रही थी। जेल के एक अधिकारी ने उस बिल्ली की देखभाल की और तीसरे दिन तक उस बिल्ली ने लड़खड़ाकर चलना शुरू कर दिया और चौथा दिन आते आते वो बिल्ली बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। हालांकि किसी ने भी इस और ध्यान देने की कोशिश नहीं की कि उस बिल्ली को आखिर हुआ क्या था। लेकिन इस घटना के कुछ दिनों बाद ही तिहाड़ जेल में कुछ ऐसा हुआ कि पूरे देश में हंगामा मच गया। दुनिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल भारत की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक तिहाड़ जेल से फरार हो चुका था। वो क्रिमिनल कोई और नहीं बल्कि वो था चार्ल्स गुरमुख शोभराज, जिसे दुनिया चार्ल्स शोभराज के नाम से भी जानती है। अगर उस बिल्ली की हालत पर किसी ने ध्यान दिया होता तो भारत के सुरक्षा तंत्र को इतनी बदनामी ना झेलनी पड़ती। अब सवाल ये उठता है कि चार्ल्स शोभराज के भागने और उस बिल्ली के बेहोश होने के पीछे आखिर कनेक्शन क्या था। तो आज मैं भूपेंद्र सोनी अनकट पर सुनाऊंगा आपको किस्सा भारत में चार्ल्स शोभराज द्वारा की गई वारदातों का, पुलिस द्वारा उसे पकड़े जाने का और साथ ही फिल्मी स्टाइल में उसके तिहाड़ जेल से भागने का। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1971 से, जब 27 साल के चार्ल्स शोभराज ने पहली बार भारत में अपनी करतूतों को अंजाम देना शुरू किया। लेकिन इससे पहले वियतनाम में एक सिंधी पिता और एक फ्रेंच वियतनामी मां के घर जन्मा चार्ल्स बहुत कम उम्र में ही ड्रग्स, लूटपाट और हत्याओं के चलते हांगकांग से साउथ ईस्ट एशिया, टर्की, ईरान और ग्रीस तक में वांटेड लिस्ट में आ चुका था। अब उसका अगला ठिकाना था भारत। अक्टूबर 1971 में उसने पहली बार दिल्ली के अशोका होटल में एक ज्वेलरी स्टोर को लूटने का प्लान बनाया। पहले उसने ज्वेलरी स्टोर के बिल्कुल ऊपर के कमरे से छत में ड्रिल कर अंदर जाने की कोशिश की। यह कमरा ग्लोरिया मेंडलिक के नाम पर बुक था, जो एक स्पेनिश कैबरे आर्टिस्ट थी। ग्लोरिया उस रात अशोका होटल में परफॉर्म करने वाली थी। चार्ल्स ने उसे एक होटल चेन का मालिक बनकर अपने जाल में फंसाया था। फिर जब ग्लोरिया होटल में अपनी परफॉर्मेंस देने गई, तब चार्ल्स उसके कमरे में ही रुक गया और तभी उसने छत में छेद करने की कोशिश की। लेकिन जब उसका यह प्लान फेल हो गया तो उसने ग्लोरिया को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो उस ज्वेलरी स्टोर के मालिक को फोन कर कहे कि वो अपने सबसे बढ़िया गहने उसके कमरे में भिजवा दे, ताकि वो पसंद कर उन्हें खरीद सके। जैसे ही उस दुकान में काम करने वाला एक लड़का गहने लेकर आया तो चार्ल्स ने उस लड़के और ग्लोरिया दोनों को ही बेहोश कर दिया। लेकिन चार्ल्स यही नहीं रुका, उसने फोन कर उस ज्वेलरी स्टोर के मालिक को बुलाया और उसे भी बेहोश कर उसके ज्वेलरी स्टोर की चाबियां छीन ली। जिसके बाद चार्ल्स ने बड़े आराम से उस स्टोर के बाकी गहने भी चुराए और वहां से रफू चक्कर हो गया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वो चोरी 15 लाख रुपए की थी। 3 घंटे बाद पुलिस को उस चोरी का पता चला। पुलिस ने रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक चार्ल्स की तलाश शुरू कर दी। चार्ल्स पेरिस जाने वाली एयर फ्रांस फ्लाइट में चढ़ने ही वाला था, लेकिन इससे पहले ही वो पुलिस की नजर में आ गया। लेकिन इससे पहले पुलिस चार्ल्स को जेल में डालती, वो वहां से बाथरूम का बहाना करके निकला और वहां से रफू चक्कर हो गया। इस घटना के 2 हफ्ते बाद ही चार्ल्स फिर से बॉम्बे के एक 5 स्टार होटल में दिखाई दिया, जहां वो एक फॉरेन टूरिस्ट को लूटने की कोशिश में पकड़ा गया और जल्द ही पुलिस को यह पता चल गया कि वो अशोका होटल में हुई चोरी का भी मास्टरमाइंड था, जिसके बाद उसे बॉम्बे से दिल्ली भेज दिया गया। लेकिन इसी दौरान चार्ल्स शोभराज को अपेंडिसाइटिस का अटैक पड़ा और उसे दिल्ली के वेलिंगटन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जिसे आज लोग आरएमएल यानी राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं। शोभराज को वहां बेड के साथ हथकड़ी से बांधकर रखा गया था। 2 पुलिस वाले 24 घंटे उसकी रखवाली करते थे। लेकिन यहां भी शोभराज उन पुलिस वालों को बेहोश करने में कामयाब रहा और वहां से भाग निकला। आज तक कोई नहीं जानता कि उसने उन पुलिस वालों को आखिर बेहोश किया कैसे था। लेकिन यहां भी चार्ल्स शोभराज की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और जिस पुलिस वाले को उसने बेहोश किया था
उसी ने दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उसे धर दबोचा। लेकिन उस वक्त शोभराज पर भारत में कोई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था, तो कुछ दिनों बाद ही उसे कोर्ट ने जमानत दे दी और बेल मिलते ही शोभराज फिर से फरार हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना के बाद चार्ल्स शोभराज भारत से भागकर पाकिस्तान चला गया, जहां उसने रावलपिंडी से पेशावर के लिए एक टैक्सी बुक की। कुछ दिनों बाद वो टैक्सी पुलिस को लावारिस सड़क पर खड़ी हुई मिली, जिसमें उस ड्राइवर की लाश भी पड़ी थी। उस ड्राइवर को जहर दिया गया था। फिर 1975 में शोभराज ने काठमांडू, नेपाल में एक अमेरिकन कपल को ड्रग्स देकर लूटा, जिसमें उस कपल की मौत हो गई। शोभराज ने उनकी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए उनके शरीरों पर तेल छिड़ककर आग लगा दी, जिसके बाद वो मारे गए शख्स के पासपोर्ट पर दोबारा भारत लौट आया, जहां उसने अपनी एक छोटी सी गैंग बनाई, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड मैरी लेक्लर्क और एक भारतीय शामिल था। चार्ल्स अपनी इस गैंग के साथ विदेशों से आए टूरिस्टों के साथ मिक्स हो जाता और फिर उन्हें बेहोश कर उनका सामान लूट लेता था। ऐसे ही एक इजरायली टूरिस्ट एलन जैकब से उसकी मुलाकात कलकत्ते में हुई। चार्ल्स ने उस टूरिस्ट को अपनी बातों में फंसाया और उसके साथ वाराणसी चला आया, जहां उस टूरिस्ट की लाश पुलिस को एक होटल के कमरे में मिली। उस टूरिस्ट को भी ड्रग्स दिया गया था। वाराणसी के बाद ऐसा ही मौतों का एक पैटर्न गोवा में भी नोटिस किया गया, लेकिन जिन किलिंग्स के लिए चार्ल्स शोभराज को बिकनी किलर नाम मिला, उनका सिलसिला शुरू हुआ साल 1975 के आखिर में, जब थाईलैंड में उसने 20 साल से छोटी 5 लड़कियों को अपना शिकार बनाया। जब उनकी लाश मिलती तो मरने वाली लड़की ने सिर्फ बिकनी पहनी होती थी। कहा जाता है कि बैंकॉक में शोभराज पकड़ा गया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही उसे पुलिस ने छोड़ दिया और पुलिस की इस मेहरबानी के बदले उसने करोड़ों की रिश्वत दी थी, जिसके बाद शोभराज फिर से भारत आ गया और यहां उसकी लूटपाट का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। जिसके बाद दिल्ली के रणजीत होटल में एक अमेरिकन टूरिस्ट ल्यूक सोलोमन की लाश मिलती है, जिसे चार्ल्स ने ही अपना शिकार बनाया था। इस वारदात को अंजाम देने के बाद दिल्ली से शोभराज आगरा चला गया, जहां 22 टूरिस्टों के साथ वो दिल्ली वापस लौटा, जहां विक्रम होटल में टूरिस्टों को लूटने के चक्कर में उसने होटल में डिनर के वक्त उन्हें धोखे से एक दवाई खिला दी, जिसका असर इतनी जल्दी हुआ कि वो लोग डिनर टेबल पर ही बेहोश होने लगे। जिसके बाद होटल स्टाफ ने चार्ल्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। शोभराज को पकड़ने वाले अधिकारी का नाम एनएन तुली था, जो उस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस थे। एक इंटरव्यू में तुली ने कहा था कि जब शोभराज को पकड़ा गया तो उसने हंसते हुए कहा था कि हैट्स ऑफ टू यू, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इंडियन पुलिस द्वारा पकड़ा जाऊंगा। खैर 1976 में शोभराज को कोर्ट ने 12 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद उसे तिहाड़ जेल शिफ्ट कर दिया गया। 10 साल तक तो शोभराज उसी जेल में रहा, लेकिन 1986 में उसने जेल से भागने की प्लानिंग शुरू कर दी। बस यहीं से उसके भागने की वो फिल्मी कहानी शुरू होती है। जिस बिल्ली की बात हमने कहानी की शुरुआत में की थी, असल में जेल अथॉरिटीज के मुताबिक चार्ल्स शोभराज ने उस बिल्ली पर अपनी नशे की दवा का टेस्ट किया था, ताकि वो पता कर सके कि जेल स्टाफ पर इस दवा का असर कितनी देर तक रहने वाला है। जिसके बाद चार्ल्स का एक जानने वाला रिचर्ड हॉल, जो एक ब्रिटिश ड्रग पेडलर था, मिठाई के डिब्बे लेकर तिहाड़ जेल पहुंचता है और संतरी को 100 रुपए की बख्शीश के साथ वो मिठाई के डिब्बे ये कहकर थमाता है कि आज चार्ल्स का जन्मदिन है और ये उसी की मिठाई है। इस मिठाई में पहले ही नशे की गोलियां मिलाई जा चुकी थी। पुलिस की बेवकूफी देखिए कि रिचर्ड हॉल शोभराज के साथ मिलकर कई वारदातों को अंजाम दे चुका था और उस दिन शोभराज का जन्मदिन नहीं था, ये वो आसानी से चेक कर सकते थे, लेकिन किसी ने भी इतनी सी जहमत नहीं उठाई। शोभराज पुलिसिया सिस्टम की खामियां जान चुका था। खैर, दवा ने अपना असर दिखाना शुरू किया और चार्ल्स के जेल से भागने के बाद जेल की हालत ऐसी थी कि जेल नंबर 3 के गेट पर तमिलनाडु स्पेशल पुलिस के 2 संतरी
पेट के बल बेहोश पड़े थे और उनकी राइफल साइड में पड़ी हुई थी। जेल के 6 अधिकारी जेल के अंदर बेहोश पड़े थे और जेल के वार्डन आनंद स्वरूप जेल से आधा किलोमीटर दूरी पर बेहोश मिले। असल में आनंद स्वरूप को बेहोश करने के बाद चार्ल्स ने उन्हें जेल की गाड़ी में बैठाया और उनकी एक बाजू गाड़ी से बाहर निकाल दी ताकि गेट पर बैठे संतरियों को लगे कि वार्डन साहब गाड़ी में है तो सब ठीक है, और इस तरह चार्ल्स शोभराज जेल से भाग निकला। लेकिन शोभराज के जेल से भागने के पीछे की एक वजह भी थी। असल में कोर्ट ने शोभराज की सजा पूरी होने के बाद उसे थाईलैंड को प्रत्यर्पित करने का आदेश जारी कर दिया था, जिसके खिलाफ चार्ल्स ने अपील भी की थी। थाईलैंड में 5 लड़कियों की किलिंग का मुकदमा चार्ल्स पर चल रहा था, जिसमें उसे सजाए मौत होनी तय थी। इसीलिए उसने जेल से भागने का प्लान बनाया और फिर पकड़ा भी गया ताकि उस पर जेल से भागने का मुकदमा चलता रहे और वो भारत में ही बना रहे। शोभराज का ये प्लान काम भी कर गया और जब वो 1997 में भारतीय जेल से रिहा हुआ तब तक बैंकॉक के लॉ के मुताबिक उस पर वो मुकदमा चलाने का वक्त बीत चुका था, जिसके बाद चार्ल्स शोभराज को भारत सरकार ने 1997 में फ्रांस डिपोर्ट कर दिया और इस तरह 21 साल कैद काटने के बाद भारत में चार्ल्स शोभराज के चैप्टर का अंत हो गया। हालांकि 2003 में वो नेपाल में फिर से पकड़ा गया, जिसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है, लेकिन ये कहानी फिर कभी। अब नेपाल कोर्ट के आदेश पर चार्ल्स को जेल से रिहा कर दिया गया है, जिसकी एक तस्वीर भी काफी वायरल हुई। चार्ल्स शोभराज ने भारतीय जेल में 21 साल और नेपाल की जेल में 19 साल की सजा काटी, यानी अपनी 78 साल की जिंदगी में से उसने 40 साल का वक्त जेल में ही काटा। चार्ल्स शोभराज अक्सर कहता था, जब तक मेरे पास लोगों से बात करने का मौका है तब तक मैं उन्हें बहला फुसला सकता हूं, और इसी हुनर के दम पर चार्ल्स शोभराज का नाम इस दुनिया के सबसे शातिर अपराधियों में गिना जाता है। तो ये है चार्ल्स शोभराज की पूरी कहानी। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें अनकट।